हेलो बच्चों, हम लोग आज एक नया टॉपिक पी ब्लॉक का एक नया पी ब्लॉक में 16 ग्रुप कैल्कोजन फैमिलीज का कैल्कोजन फैमिली में हम लोग आज हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पी ब्लॉक में हाइड्राइड्स के 6 प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसी तरह 6 प्रॉपर्टी हम लोग हाइड्राइड्स की कैल्कोजन फैमिली में पढ़ेंगे। यानी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चल रहा था हमारा ग्रुप 16 चल रहा है। इस ग्रुप 16 में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हाइड्राइड्स के बारे में। ठीक है। हाइड्राइड्स मीन्स इट इज अ बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन फैमिली मेंबर। अब ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स का तो नाम तो लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम। ये तो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हो गए। इन्हीं की हाइड्राइड्स की अगर बात करेंगे आप, तो इसका हाइड्राइड्स बाइंडिंग कंपाउंड क्या होगा? H2O वाटर, ये क्या हो जाएगा? H2S। ठीक है। हाइड्रोजन का हाइड्राइड सेलेनियम के साथ, टेलोनियम के साथ और हाइड्राइड्स पोलोनियम के साथ। इन्हीं हाइड्राइड्स के बारे में हमको पढ़ना है। इन हाइड्राइड्स में हम लोग को पढ़ना क्या है? मेजर हम लोग वही 3, 4, 5 पॉइंट देखते हैं। पहले हम लोग यहीं पे शुरुआत में ही एक बार बॉन्ड एंगल पढ़ लेते हैं। पिछले ग्रुप में भी पढ़ा था बॉन्ड एंगल, इनकी बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे। ठीक है। इनकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे। इनको एसिडिक स्ट्रेंथ का वेरिएशन कैसे होगा ग्रुप में, ये कैसे वेरी करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। फिर हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रिड्यूसिंग नेचर की बात करेंगे, रिड्यूसिंग नेचर की बात करेंगे। यानी ये पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं, ये पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड्स ऑफ कैल्कोजन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। सबसे पहले बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला बॉन्ड एंगल। तो यहीं पे दे देते हैं बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। तो बॉन्ड एंगल की बात करें अगर, तो इसका होता है बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। इसका होता है 92.1 डिग्री। इसका होता है, अगर हम लोग देखें 92, इसका कितना होता है? 91 डिग्री। इसका 90.5 डिग्री, इसका 90 डिग्री। ठीक है। ये बॉन्ड एंगल की। ठीक है। अब ये बॉन्ड एंगल नीचे की तरफ, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। हमको यही पढ़ना है, इनकी बॉन्ड एंगल नीचे की तरफ डिक्रीज क्यों करती है। तो ये एक तरह से रिपीटिशन हो गया, हम लोग इसको 15th ग्रुप में पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग निकोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन फैमिली में हाइड्राइड्स को देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे भी बॉन्ड एंगल नीचे की तरफ डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? तो जो रीज़न वहाँ पड़े वही रीज़न यहाँ होगा। कोई नई बात नहीं होने जा रही है, कोई नया साइंस इसमें नहीं। क्या था? पहले अगर हम वाटर की बात करें, केवल वाटर की बात करें, चूँकि 11th में हम लोग पढ़े हैं तो इसका एक रिपीटेशन भी हो जाएगा। तो वाटर की बात हम करते थे, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता था क्या? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या, इसका क्या था? sp3। उस हिसाब से हम लोग देखते थे, तो यहाँ हम लोग बताते थे कि ये भाई हमारा वाटर है, ये इसके लोन पेयर हैं, और वेस्पर्थ एक्सपेक्टेड शेप इसका क्या होता था? टेट्राहेड्रल होना था, टेट्राहेड्रल होता था। लेकिन एक्सपेक्टेड, ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ये होती थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन हम क्या देखते थे कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको आप बोलते थे वेस्पर थ्योरी के अनुसार, वेस्पर थ्योरी में क्या होता था? लोन पेयर रिपल्सन इज मच मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर, बोलो बॉन्ड पेयर। यही तो वेस्पर थ्योरी था। वेस्पर थ्योरी में लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा देन बॉन्ड पेयर। तो इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री
9 डिग्री 28 मिनट से डिक्रीज करके यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाता था 104.5 डिग्री। और इसका शेप क्या होता था, बेंट शेप होता था। इसके शेप को हम लोग क्या बोलते थे, बेंट शेप। ठीक है, वी शेप भी करते हैं या वी शेप करते हैं, यानी इसका शेप ये हो जाएगा। और ये हमारा वाटर का था, लेकिन जैसे जैसे नीचे हम आ रहे हैं क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। इसको हम लोग कैसे देख रहे थे, तो हम लोग सेंट्रल एलिमेंट की साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे बताते थे। किसके आधार पे, जैसे हम लोग यहाँ पे देख लिया, ये हमारा सेंट्रल एलिमेंट है, यहाँ पे ये इसको लोन पेयर इस तरह दिखा दिए। दूसरे किसी कंपाउंड से, सेलेनियम से ही कंपेयर किया करके बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया हाइड्राइड्स। ठीक है, यहाँ सेंट्रल में एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, सेलेनियम। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो सेंट्रल एलिमेंट जो हमारा है, सेंट्रल एलिमेंट जो हमारा है, उसकी साइज क्या हो रही है, साइज इज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो ये बॉन्ड पेयर क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर इज मच क्लोजर टूवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ बॉन्ड पेयर क्या होगा, अवे, मूविंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल एलिमेंट। ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जब बॉन्ड पेयर दूर होगा तो क्या होगा, देयर इज लेस रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर। इस बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। लास्टली एक बार फिर से बता रहे हैं, जैसे हम नीचे जाएंगे किसी ग्रुप में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंट्रल एलिमेंट, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द साइज ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज increases, therefore its electronegativity is decreases. Because of decrease in electronegativity, जब electronegativity decrease करेगी तो bond pair start moving away from the central element. जब central element से ये bond pair दूर होगा तो क्या होगा, it have the less repulsive force. It have the less repulsive force toward the outside, therefore bond angle is decreases. इसीलिए bond angle नीचे की तरफ क्या करता है, decrease करता है। Is it clear? अगर ये क्लियर है तो हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये भी हम लोगों ने देखा है, 15 ग्रुप के रिगार्डिंग देखा था, करस्पॉन्डिंग देखा था। अब हम 16 ग्रुप में बॉन्ड एंगल की बारे, सॉरी, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सेकेंड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नीचे की तरफ हमारा जो है, देखिए क्या हो रहा है, कैसे हम इसके वेरिएशन को देखेंगे। हम एक ऐसे ग्राफ को बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हमारा होगा। यहाँ हम रखेंगे वाटर। अब यहाँ से दिखाते हैं H2S। ठीक है, H2 हाइड्राइड ऑफ सेलेनियम, हाइड्राइड ऑफ टेलोरियम, हाइड्राइड्स ऑफ पोलोनियम, और यहाँ ये यहाँ तक आता है, ये यहाँ पे, यानी इसका वाटर का कहाँ है, ये वाटर का है। यानी क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट जाता है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल फोर्स है, वैन डर वाल फोर्सेस है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। उनका मास ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो वैन डर वाल फोर्स होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर करेंगे तो क्या होगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैन डर वाल फोर्स, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या डायरेक्ट कर दीजिए वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास के लिए, मॉलिक्यूलर मास या सरफेस एरिया। सरफेस यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, क्या, सरफेस एरिया। यानी हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
तो अब क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, ये मॉलिक्यूलर मास क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है कि वाटर के अंदर क्या होता है, देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, देयर इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के बीच में क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर क्या होगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द वैन डेर वाल। जब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वैन डेर वाल से, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों वाटर का हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ एक्सेप्शन। वाटर का बीपी क्या होगा, हाई होगा इनमें सबसे ज्यादा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और रेस्ट में सभी में क्या है, देयर इज वैन डेर वाल फोर्स। एंड वैन डेर वाल फोर्स क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वैन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, वैन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। तो ये हमारा ट्रेंड होता है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, वाटर को हो जाएगा, बिकॉज वाटर हैज द एक्सेप्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द वाटर। तो हम लोग अब सीक्वेंस भी देख लिए कि ये सीक्वेंस हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, आइए इसको भी देख लिया जाए। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। उसको देखा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इनको देखते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, तीसरा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो भाई, वाटर जो होता है डाइपोटिक एसिड होता है। पोटिक एसिड मीन्स दोज विच गिव्स द प्रोटॉन टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन दें, और ऐसे एसिड को पोटिक एसिड कहते हैं। पोटिक एसिड तो आप लोग जानते होंगे, एग्जांपल पोटिक एसिड। पोटिक एसिड कौन है, HCl है, NO3 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सब क्या है, पोटिक एसिड्स हैं, पोटिक एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन देते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो प्रोटॉन नहीं देते हैं लेकिन एसिड्स होते हैं, जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये सब एसिडिक हैं। CO2 हो गया, ये सब एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, बट दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू गिव द प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनर नहीं है। तो ये एसिड तो है बट नॉट पोटिक एसिड है, ठीक है। हम पोटिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये जो प्रोटॉन देता हो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स दो प्रोटॉन देता है। जैसे हम यहाँ से H2O की बात कर रहे हैं, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, OH माइनस। फिर यहाँ से क्या होगा, लॉस ऑफ H प्लस। फिर OH माइनस से भी लॉस अगर करा दें तो क्या हो जाएगा, ये O2 माइनस। यानी ये डाइपोटिक एसिड है, दो प्रोटॉन दे सकता है। यानी ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करने जा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये डाइपोटिक एसिड्स हैं, सारे डाइपोटिक एसिड्स। अब हमको ये देखना है कि सबसे आसानी से H प्लस कौन लूज करेगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो अगर हम देखें यहाँ से, आप ही अगर इस इसके स्ट्रक्चर्स को देखें, तो ये हमारा वाटर का स्ट्रक्चर है। उसी तरह किसी के साथ एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, सेलेनियम के साथ ही बना लीजिए, तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। यही तो स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ऑब्वियस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 2p ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। यहाँ पे देख रहे हैं 3p का, यहाँ पे क्या है 4p ऑर्बिटल, और क्या यूज हो रहा है, s ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो जैसे 4p की लेंथ ज्यादा होती है, तो जब इसकी 4p और s इन्वॉल्व होगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या हो जाएगा, बोलो, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रोटॉन को OH बॉन्ड, एलिमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा। मीन्स दिस, सबसे नीचे अगर जाएं तो ये और आसानी से H प्लस लूज करेगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पे सबसे आसानी से ये H प्लस देगा,
और ये एस प्लस देगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हुआ, विच इज टोटली डिपेंड अपॉन द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा, कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड तोड़ने में, मीन्स इट कैन बी इजिली गिव द प्रोटॉन, प्रोटॉन आसानी से देगा, मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे की तरफ इस ग्रुप में बढ़ती जाएगी। इसी से हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं, यही तुरंत हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी, फोर्थ क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता था, ध्यान दीजिएगा, नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा, ये तो फिक्स बात है, तो लिखा ही था, क्या था, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा, नीचे की तरफ जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी बॉन्ड तोड़ना आसान होता जाएगा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीजेस। तो क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी, सबसे कम थर्मल स्टेबल कौन होगा, ये, यानी इसको अगर लिख दें तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल कौन होगा, H2O, फिर क्या है H2S, फिर कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स ऑफ सेलेनियम, फिर हाइड्राइड्स ऑफ टोलोरियम, फिर कौन हो जाएगा, हाइड्राइड्स ऑफ पोलोनियम। ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी, यानी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम इसकी होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, मीन्स इट कैन बी इजिली ब्रेक बाय द सिंपली हीटिंग। तो नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही थी। रिड्यूसिंग नेचर भी इसे पढ़ सकते हैं। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, जो आसानी से हाइड्रोजन दे पाए। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो इजियर हाइड्रोजन का सप्लायर हो, आसानी से हाइड्रोजन को सप्लाई करे। तो हाइड्रोजन को सप्लायर कौन अच्छा होगा, सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा, ये देगा। क्यों, क्योंकि आसानी से हाइड्रोजन और एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट का बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा, ऐसे नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी। यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज कर लिया जाए। तो देख लीजिए, पांचवा पॉइंट हम देख रहे हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग का मतलब बेटर हाइड्रोजन सप्लायर, कौन आसानी से हाइड्रोजन दे पाए। तो नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बढ़ चुके हैं, तो इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन घट रहा है, बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, मीन्स द लास्ट वाला हाइड्राइड्स ऑफ पोलोनियम इज द मोस्ट रिड्यूसिंग, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लीस्ट रिड्यूसिंग, क्या हो जाएगा, लीस्ट रिड्यूसिंग हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, हाइड्राइड्स ऑफ कैल्कोजन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली के हम लोग पांचों पॉइंट देखे कि बॉन्ड एंगल का वेरिएशन कैसे है, बॉइलिंग पॉइंट का कैसे है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इनकी वेरी कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग की वेरिएशंस को देखें। वीडियो आपको कुछ बातें इसमें कंटेंट समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।